डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, मैं हूं अंशुल डोभाल, जीआईसी लक्ष्मण झूला। आज हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। पिछली कक्षा 6 और कक्षा 7 में आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं। इस चैप्टर में हम इनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि ये किस तरह से हमारे लिए फ्रेंड एंड फो है। क्योंकि फ्रेंड एंड फो क्या होता है? फ्रेंड का मतलब आप जानते हैं दोस्त, और फो का मतलब होता है दुश्मन। आपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे तो नहीं होंगे, लेकिन उनके बारे में आपको पता जरूर होगा। जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोग बीमार क्यों होते हैं, किन कारणों से आप लोग बीमार होते हैं। यहाँ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में वो आपकी सॉइल हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया, कोई भी चीज, सरफेसेस हो गई, आपकी बुक्स हैं, आपके आपके बेड है, आपके चेयर टेबल है, पॉट्स हैं जिनमें आप खाना खाते बनाते हैं, मतलब चारों ओर हर जगह आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत छोटे छोटे वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स तो आप 6th और 7th में पढ़ चुके हैं कि किसको कहते हैं? जीवधारियों को, लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स होती हैं। तो वो इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से या बिना किसी चीज की मदद के अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमें उनकी उपस्थिति का, उनकी प्रेजेंस का हमें पता होता है। और जैसे कि आजकल रेनी सीजन है, इसमें वो काफी मात्रा में उनको पनपने के लिए, स्प्रीड करने के लिए और अपने अनुकूल वातावरण मिल जाता है। तो कभी आपने देखा होगा आपके घर में रखा हुआ खाना खराब हो जाता है, गर्मियों के दिनों में विशेषकर। यदि आप लोगों के पास फ्रिज है तो आप लोग फ्रिज में खाना रखते हैं, बचा हुआ खाना, दूध, गूथा हुआ आटा, इनको आप क्यों रखते हैं उसमें? अगर आप उसे खुला छोड़ देते हैं या आप उसे बाहर रख लेते हैं, या आपके घर में अगर फ्रिज नहीं है, तो आप देखते हैं कि कुछ समय बाद पके हुए खाने में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और उसका जो स्वाद होता है वो खट्टा सा होने लगता है। और अगर हम उसे खाएं, आपने देखा होगा कि हम उसे फेंक देते हैं कि ये खाना बासी हो गया, ये खाना खराब हो गया, इसे फेंक दो। अगर हम उसे खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस खाने में कुछ न कुछ ऐसी चीज पैदा हो गई है जो हमें अनहेल्दी कर सकती है। तो आप कुछ एक्टिविटीज करके भी देख सकते हैं। आप अगर आपके पास कांच का ग्लास है तो उसमें आप कुछ मिट्टी लीजिए और थोड़ा सा पानी लीजिए और उसे हिला करके फिर छोड़ दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और जो पानी है, उस पानी को आप माइक्रोस्कोप अगर है तो, माइक्रोस्कोप तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन अगर कोई लेंस है उसे देख सकते हैं। आप माइक्रोस्कोप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। आप अपने किसी बूढ़े दादाजी वगैरह का जो पुराना चश्मा हो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन यूज वाला चश्मा नहीं करना। तो दूसरी एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, किसी तालाब से जहां पर पानी रुका हुआ हो। आजकल बरसात के दिनों में कई जगहें होती हैं जहां पानी रुक जाता है, वहां से आप पानी लीजिए और एक स्लाइड में रख करके आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए। तो ये माइक्रोस्कोप वाला जो ऑब्जर्वेशन है, ये तो स्कूल खुलने पर हम
लेबोरेटरी में कर सकते हैं, लेकिन आप घर में मैं आपको एक आसान तरीका बता सकता हूँ कि आप एक वाटर बॉटल लीजिए प्लास्टिक की, कोई भी खाली कोल्ड ड्रिंक की या वाटर की बोतल लीजिए, उस बॉटल में या कांच की बोतल ले लीजिए, उसमें आप उसे साफ कीजिए, अच्छी तरह से साफ पानी से धोइए और उसमें साफ पानी भर करके कुछ दिनों के लिए ढक्कन मार करके उसे रख दीजिए। कुछ दिनों बाद उसे ऑब्जर्व करेंगे आप, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उस पानी का, उसको लाइट में ले जाइए, उस पानी का कलर देखिए, उस पानी का कलर आपको कुछ चेंज नजर आएगा, हल्का सा ग्रीनिश वो कलर हो जाएगा। तो ये कलर उसका क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत स्मॉल होते हैं और जो हमको नेकेड आई से या अनएडेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, बिना किसी चीज की मदद के नहीं दिखाई देते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ क्लास में हम बांट सकते हैं। उन्हें मतलब अलग अलग तरह के होते हैं। तो एक टाइप के होते हैं बैक्टीरिया, एक टाइप के फंजाई, एक टाइप के प्रोटोजोअन्स और एक टाइप के एल्गी। बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु, फंजी होती है फफूंदी, प्रोटोजोअन्स होते हैं, प्रोटोजोआई कहते हैं इसे, और एल्गी होते हैं शैवाल। और अगर आपके पास बुक है तो आपके पास ये बुक में आप इनके डायग्राम भी देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्मार्टफोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस स्मार्टफोन में आप गूगल सर्च करके बैक्टीरिया के, फंजाई के, प्रोटोजोआ के, एल्गी के बहुत सारे पिक्चर्स देख सकते हैं। इनके अलावा एक अलग क्लास होती है, एक डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसको वायरस कहते हैं, जिसके बारे में आजकल पिछले 6 महीने से आप लोग बहुत अच्छी तरह से काफी कुछ जान गए होंगे, क्योंकि एक वायरस से होने वाली डिजीज के कारण ही हम लोग एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। वरना हम लोग रोज स्कूल में मिला करते थे और वहां आमने सामने क्लास में बैठकर पढ़ा करते थे। तो वो जो चीज है वायरस, वो क्या होता है? वो इनसे काफी डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ये लोग जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये छोटे छोटे, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और ये जी सकते हैं अलग से। लेकिन ये जो वायरस होता है ये अलग से नहीं रह सकता, ये किसी की बॉडी में जाकर ही एक्टिव होता है, वहीं जाकर के रिप्रोड्यूस करता है और बहुत सारे और वायरस बना लेता है। ये बॉडी बैक्टीरिया की हो सकती है, फंजाई की हो सकती है, प्रोटोजोआ की हो सकती है, एल्गी की हो सकती है, या बड़े बड़े प्लांट्स की हो सकती है, या बड़े एनिमल्स की हो सकती है। ये किसी के भी शरीर में रहते हैं और जब ये शरीर से किसी की बॉडी से बाहर आ जाएंगे, किसी लिविंग सेल के बाहर जब ये आ जाएंगे, तो ये एक तरह से डेड होते हैं और निष्क्रिय होते हैं। तब ये कुछ नहीं करते, तब ये पड़े रहते हैं। और जैसे ही ये फिर से इनके किसी बॉडी के संपर्क में ये आते हैं तो ये किसी सेल के अंदर घुस जाते हैं, तो ये तुरंत लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेवियर करने लगते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और अपने जैसे बहुत सारे और वायरस बनाते हैं। इसमें हम इससे पहले जो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उसमें हम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं कि उनके क्या गुण होते हैं, जीवित चीजों के क्या गुण होते हैं। उसमें आपने पढ़ा है वो रेस्पिरेशन करते हैं, वो एक्सक्रीशन करते हैं, वो न्यूट्रिशन करते हैं, पोषण यानी खाते हैं, और उनके अंदर अपने एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशीलता होती है, जिसे सेंस कहते हैं, और वो ग्रोथ करते हैं, वृद्धि। वायरसेस में और हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपने जैसे और जीवों को पैदा करते हैं। वायरसेस के अंदर क्या है कि ये सिर्फ लिविंग थिंग्स का इनके अंदर एक कैरेक्टर है कि ये रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी अपने जैसे और वायरस बनाते हैं। तो अभी तक आप जान ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम कर रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं।
नोवेल कोरोना वायरस क्या है ये अभी थोड़ा सा आगे एक डायग्राम आएगा, उसमें आप देख सकते हैं। कुछ बीमारियां जो वायरसेस के कारण होती हैं, जैसे सर्दी, जुकाम यानी कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा, कॉमन फ्लू, और कई तरह की खांसियां, कफ्स जो है वो वायरसेस के कारण होती हैं। इसके अलावा एड्स है, पोलियो है, रेबीज है, ये भी वायरस के कारण होती हैं। और ऑफ कोर्स जो आजकल नई बीमारी है ये भी एक नए वायरस के कारण हो रही है, इसीलिए इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस है। चिकन पॉक्स एक बीमारी है, चेचक, वो भी। और एक मलेरिया जो बीमारी है मच्छर के काटने से जो होती है वो प्रोटोजोआ के कारण होती है, लेकिन डेंगू जो बीमारी है वो वायरस के कारण होती है। डिसेंट्री यानी अतिसार यानी कि उल्टी दस्त, ये एक प्रोटोजोआ के कारण होती है। एंटामीबा स्टोलिटिका, एंटामीबा कोलाई, इनके कारण होती है। और टीबी की बीमारी आपने सुना होगा, टाइफाइड आपको, आप में से बहुत सारे लोगों को हुआ भी होगा। ये बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया के कारण। एक और बीमारी है पीलिया यानी हेपेटाइटिस। तो ये जो पीलिया जो बीमारी है ये भी वायरस के कारण होती है। आपने कक्षा 6-7 में तो थोड़ा बहुत पढ़ाई है। यहाँ आपको हम, ये आपकी बुक में है, देखिए कुछ ये बैक्टीरिया हैं जिनको ये माइक्रोस्कोप द्वारा देखा गया है। ये नेकेड आई से हमारे नहीं दिखती है। इसके अलावा देखिए इन डायग्राम्स में ये 2 डायग्राम एल्गी के हैं यानी शैवाल है, एक क्लैमाइडोमोनास है, एक स्पाइरोगायरा है। और ये 2 डायग्राम जो है प्रोटोजोअन्स के हैं। प्रोटोजोआ एक अमीबा है, दूसरा पैरामीशियम है। और ये कुछ फंजाई है, एक कॉमन ब्रेड मोल्ड है जिसको म्यूकर भी कहते हैं, जो डबल रोटी पे इन पे लगती है। एक पेनिसिलियम है जिससे पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनता है, और एक एस्परजिलस है। ये कुछ फंजाई है। इनके अलावा एक और फंजाई यीस्ट भी है जो काम आता है। अब ये जो चित्र है ये वाला, ये 2 तरह के वायरस का चित्र है। इसमें जिसमें आपको कांटे कांटे से या माचिस की तीलियां जैसी लगी हुई दिख रही हैं, ये कोरोना वायरस है। इसके ऊपर जो कवर है ये क्राउन जैसा दिखता है, क्राउन माने मुकुट, तो इसके कारण इसका नाम कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस पहले से है, ऐसा नहीं है कि ये कोरोना वायरस के बारे में दुनिया जानती नहीं थी, लेकिन जो जुकाम भी है वो कोरोना वायरस के कारण होता है। जो इस समय बीमारी चल रही है जिसका नाम कोविड-19 है, ये एक नए वायरस के कारण हो रही है, जिस वायरस का नाम है नोवेल कोरोना वायरस, यानी कि ये भी एक तरह का कोरोना वायरस है। इससे पहले सार्स, मर्स, इस तरह की बीमारियां पता लग चुकी हैं जो कि कोरोना वायरस की अलग तरह की प्रजाति के कारण, स्पीशीज के कारण होती है। अब चर्चा करेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होती हैं वो फ्रेंड किस तरह से होती हैं और फो किस तरह से होती हैं, यानी कि दोस्त किस तरह से हैं और दुश्मन किस तरह से। कुछ चीजें, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारे काम आती हैं, इसलिए उनको हम फ्रेंड कहते हैं, और कुछ हमें नुकसान पहुंचाती हैं, हमें, हमारे लिए हार्मफुल है, इसलिए उनको फो कह रहे हैं यानी दुश्मन कह रहे हैं। सबसे पहले इनके हैबिटेट के बारे में बात करेंगे कि ये रहते कहाँ हैं। तो ये सब जगह रहते हैं। ये पानी में है, ये हवा में है, ये जमीन पर है, ये आपकी बॉडी के अंदर है, ये आपकी चीजों में है, जैसे मैं पहले चर्चा हम कर चुके हैं। ये कुछ एक दूसरे के ऊपर उड़ती हैं, कुछ एक दूसरे के साथ रहती हैं, और हमारे शरीर में भी रहती हैं। तो मोस्टली जो हमें नुकसान पहुंचाती है वो हमारे शरीर में रहने के कारण पहुंचाती है, इसलिए इनका हमारी जो लाइफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। कुछ लाभदायक है तो कुछ
हानिकारक है। तो सबसे पहले फ्रेंडली की चर्चा करेंगे कि दोस्त कौन कौन सी है, हमारे जो फ्रेंड है, और किस तरह से एक बहुत पहले से मनुष्य के आदिकाल से हम कुछ चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जैसे दही बनाने के लिए हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि दूध होता है और वो दूध खराब हो जाता है अगर हम उसे गर्म करके उबाल के नहीं रखते या फ्रिज में नहीं रखते, या फिर हम सामान्य तापमान के या थोड़े से हल्के गर्म गुनगुने दूध में 1 चम्मच दही डालें तो अगले दिन तक हमें वो पूरा दूध दही के रूप में मिल जाता है, दूध से दही बन जाता है। और इस दूध से दही बनने के प्रोसेस के कारण ही मनुष्य को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। दही तो मिलती ही है, दही के अलावा बटर मिल्क माने मट्ठा, छाछ, छाछ मिलता है, घी मिलता है, बटर मिलता है, पनीर मिलता है, और भी बहुत सारे, क्रीम मिलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेकरी इंडस्ट्रीज में प्रयुक्त होती हैं और अल्कोहल इंडस्ट्री में प्रयुक्त होती है। बहुत पहले के जमाने से जो ब्रेड बनती है वो आपको पता ही होगा कि मैदा या आटा से बनती है। और ब्रेड है, केक है, बन है, या भटूरे हैं, नान है, बहुत सारी बिस्किट्स हैं, बेकरी में जितनी चीजें बनती हैं ये सब एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनती है। और अल्कोहल बनाने के लिए तो बहुत प्राचीन समय से इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमें अपने वेदों में भी हम पढ़ते हैं, जो वेद आज से 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं उनमें भी हम पढ़ते हैं अल्कोहल के बारे में। तो ये बहुत पहले से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कौन बनाता है इसको? उसका नाम है यीस्ट। यीस्ट एक तरह का फंजाई जो इन चीजों को बनाता है। सिंपली क्या होता है कि वो आटा जो होता है, यानी कि कॉमन शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, उनमें ये बहुत तेजी से पनपता है, बहुत तेजी से ये अपनी वृद्धि करता है, रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसे बहुत सारे बनाता है, और जो कार्बोहाइड्रेट से खा करके उसको अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करता है। तो अल्कोहल तो उसी आटे में रह जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलने की प्रयास करती, कोशिश करती है, और इसके चक्कर में वो आटे में जगह जगह छेद करती है और बुलबुले से उठा देती है, जिसके कारण वो आटा उसका बन जाता है डग। और जब हम उसे गर्म करते हैं, ओवन में रखते हैं, भट्टी में रखते हैं, आपने कभी अगर बेकरी देखी हो तो बेकरी में एक भट्टी होती है बहुत बड़ी, उसके अंदर अगर हम उस आटे को रखते हैं तो तापमान ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि वो अल्कोहल और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से बाहर निकलेगी, और बाहर निकलने के कारण वो उसमें छेद पैदा कर देगी। उस आटे में या मैदे में बहुत सारे बारीक छेद बना देगी। उन छेदों के कारण वो आटा या मैदा स्पंजी हो जाएगा, और वो स्पंजी होकर के उससे ब्रेड बन जाएगी, या बन बन जाएगा, या केक बन जाएगा, जिससे वो हमें खाने में भी अच्छा लगता है और पचाने में भी हमारे लिए वो बहुत आसान होता है। आपने कक्षा 7 में तो पढ़ा ही है कि दूध से दही कैसे बनती है। और ये जो बेकरी इंडस्ट्री में यीस्ट से जो होता है, अगर आपको कहीं यीस्ट मिलता है तो आप उसे, या अगर आपको यीस्ट नहीं मिलता है तो आप सिंपली गूंथा हुआ आटा इसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, माने 1 दिन के लिए उसे छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसमें खट्टी स्मेल आने लगी है। वो खट्टी सी जो स्मेल है वो उसमें अल्कोहल बन जाने के कारण आती है। अगर आप उसे टेस्ट भी करेंगे तो उसका स्वाद खट्टा खट्टा सा महसूस होता है। जो दूध होता है, दूध में या फिर हवा में बहुत सारे एक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दूध को जमा देता है,
और दही बना देता है। तो जब हम दही बनाने के लिए जामन का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसी बैक्टीरिया को उसमें दूध में डाल रहे होते हैं और वो बहुत तेजी से अपने आप को उस दूध में बढ़ाता है और उस दूध को दही में बदल देता है। इसी तरह से चीज वगैरह, पिकल्स बनाने में, अचार बनाने में और बहुत सारी चीजों को बनाने में बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। चाय बनाने में कैसे? घर में चाय बनाने में नहीं, चाय की पत्ती जो होती है वो तो सिंपली किसी भी पौधे की पत्ती की तरह होती है, लेकिन आपका जो चाय की पत्ती का पैकेट होता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो पत्ती जैसा नहीं लगता है, उसमें एक स्मेल होती है। उसके लिए उन पत्तियों को इकट्ठा करके, उन पत्तियों को एक कमरे में बंद करके उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया डाले जाते हैं जो उसमें एक विशेष तरह की खुशबू पैदा कर देते हैं और एक स्वाद पैदा कर देते हैं। अगर आप दुकान से कभी ग्रीन टी लेंगे तो ग्रीन टी में आपको वो खुशबू नहीं मिलेगी जो चाय की पत्ती में आती है, या वो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो ये कैसे होता है? ये एक तरह का बैक्टीरिया उसमें डालने से होता है। और कुछ चीजें आपने जैसे खाई होंगी, जैसे इडली खाई है आपने, डोसा खाया है आपने, भटूरा खाया है, ये भी सब बैक्टीरिया का ही कमाल है। बैक्टीरिया जो है इसका जो बैटर बनाया है, जिससे हमने ये डोसा या इडली बनाया है या सूजी की रवा इडली बनाई है, इसमें हमने एक तरह का बैक्टीरिया, इसमें जो कुछ समय के लिए हम इसको जब छोड़ देते हैं तो वो बैक्टीरिया इसको टेस्टी बना देता है, फ्लफी बना देता है, स्पॉन्जी बना देता है। जिस तरह की एक एक्टिविटी आपकी बुक में भी बता रखी है कि एक आटा या मैदा लेना है और उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालना है, लेकिन यीस्ट पाउडर अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप ऐसे भी उसे छोड़ सकते हैं, गुथे हुए आटे को या मैदे को। यीस्ट हवा में काफी मात्रा में होता है जो खुद ही उसके अंदर चला जाता है, थोड़ा समय ज्यादा लगता है। यीस्ट, अगर हम यीस्ट का पाउडर डालेंगे तो वो थोड़ा जल्दी उसको कर देता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यीस्ट इसको कन्वर्ट कर देता है, और जो इसमें जो प्रोसेस होता है इसका कन्वर्ट करने का, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाने का, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने। लुई पास्चर एक वैज्ञानिक थे। लुई पास्चर के नाम पर एक प्रोसेस का नाम भी रखा गया है जिसको पास्चराइजेशन कहते हैं। आपने ये शब्द अगर कहीं नहीं सुना है तो आप दूध में इस शब्द को सुन सकते हैं कि पास्चराइज्ड मिल्क एक शब्द है, पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइज्ड मिल्क क्या होता है? दूध सामान्य दूध है, अगर हम उसे उबालते हैं तो उसमें मलाई जम जाती है, यानी कि उसका स्वरूप बदल जाता है। तो ऐसा दूध हम बाजार से खरीदना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर दूध को 100 डिग्री पे गर्म ना करें, यानी उबाले नहीं, उसे सिर्फ 70 डिग्री में गर्म करें, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज जो होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, उसमें दूध को खराब करने वाला बैक्टीरिया है, वो 70 डिग्री पे मर जाता है। तो 70 डिग्री तक गर्म करने पर उसमें मलाई भी नहीं जमती। तो इस प्रोसेस को, जिसमें नियंत्रित रूप से कंट्रोल्ड टेम्परेचर के साथ 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध को गर्म किया जाए और उसके तुरंत बाद उसे ठंडा करना है। गर्म 70 डिग्री से ही उसको नीचे एकदम से फ्रीज करना है, ठंडा करना है, और फिर उसको बेचने के लिए लाते हैं पैकेट्स वगैरह में जो आता है, और फिर वो हमारे पास 1 से अधिक दिन तक बिना गर्म किए हुए रह सकता है। 2 या 3 दिन तक हम उस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब तक जब तक कि उसमें वो बैक्टीरिया फिर से डेवलप नहीं हो जाते। इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं।